स्टूडेंट, हम एजीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। आज जैसे कि हम प्रॉमिस किए थे आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे और इस सिलेबस का जो है बीएससी पार्ट 1 का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है इसको हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम सीधे आपको लेकर चलते हैं यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड पे ये यूनिट कहिए या चैप्टर कहिए, या यूनिट थर्ड आपको पढ़ना है। और यूनिट थर्ड जो आपको दिया गया है वो है फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे कि ये फाइकोलॉजी क्या होता है। ठीक, लेकिन उसके पहले देखिए इस पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को क्या करना है। तो हम लोग को इस पूरे चैप्टर में जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। मतलब कि जनरल कैरेक्टर क्या है किसका? एल्गी का। यहाँ पे देखिए लिखा भी है एल्गी। अब फाइकोलॉजी में होता भी है द स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, तो एल्गी का हमको जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। मतलब कि कितने तरह के इसमें थैलस पाए जाते हैं और कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टीसेलुलर होते हैं कि फिलामेंटस होते हैं, इन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल सम जेनरा, कुछ जेनरा यहाँ पे जो दिए रहेंगे जो आपके सिलेबस में है, उनके मॉर्फोलॉजी और उनके लाइफ साइकिल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। किसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट? एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं। आइए यहाँ पर थोड़ा सा हाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है फादर ऑफ एल्गोलॉजी। मतलब एल्गोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। इनके जो जनक हैं वो एफ.ई. फ्रिच हैं। क्या हैं? एफ.ई. फ्रिच हैं। और इसको आप लोग कॉपी पेन लेकर के इसको लिखिएगा भी। और इसमें हम जितना चीज इंक्लूड किए हैं या जो भी हम पढ़ाएंगे वो न एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। इसमें से आप टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आप इस जनरल कैरेक्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है कि कह रहा है कि द जनरल टर्म एल्गी इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड एज वेल एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या है कि जो एल्गी है वो एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक यहाँ पे कौन होगा? तो प्रोकैरियोटिक आपका है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो रिजेंबल करता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह। ठीक, दूसरा चीज जो आपको यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो इसके यानी साइनोबैक्टीरिया के अलावा, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितनी भी आप यहाँ पे स्पीशीज देखेंगे या क्लास देखेंगे वो सब कैसे होंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा। उनका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो उसको डिस्कस करना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट क्या रहा है? एल्गी आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ रिलेटिवली सिंपल
क्लोरोफिल कंटेनिंग फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग एक्वाटिक थैलोइड ऑर्गेनिज्म। एक एक चीज को हम लोग समझते हैं कि जो क्या है, एल्गी क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग है। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग है मतलब कि पूरे एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाएगा। विदाउट क्लोरोफिल यह, अगर बिना क्लोरोफिल की बात करेंगे तो बिना क्लोरोफिल के आप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो फंजाई की हो जाती है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है कि क्लोरोफिल यह कंटेनिंग है। ठीक है, जब क्लोरोफिल कंटेनिंग होगा मतलब कि क्लोरोफिल जब किसी में पाया जाएगा तो फोटो ऑटोट्रॉफिक होगा, मतलब कि न्यूट्रिशन दो तरह से होता है, एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक, मतलब वो क्या करते हैं, चुरा के खाते हैं, किसी दूसरे का भोजन बना बनाया चुरा के खाते हैं, उनको कहते हैं हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की सहायता से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जब भोजन अपना स्वयं बनाते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसमें ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ एल्गी इज एक्वाटिक। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे स्पीसीज एक्वाटिक होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ स्पीसीज एल्गी क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं, पैरासिटिक एल्गी भी होते हैं, और एल्गी कुछ ऐसे पाए जाते हैं जो अनयूजुअल हैबिट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, वो भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ स्पीसीज जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक थैलोइड, ठीक है, एक्वाटिक और थैलोइड स्ट्रक्चर होता है। थैलोइड स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे लिखा है विदाउट डिफरेंशिएशन इनटू ट्रू रूट स्टेम लीफ। ठीक है, या लीफ लाइक ऑर्गेन्स, या यू कहें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट जिनको हम लीफ, स्टेम और रूट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं उसको कहेंगे थैलोइड स्ट्रक्चर या थैलोइड प्लांट। ठीक है, या वहां पे ट्रू रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ट्रू स्टेम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ट्रू लीफ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, या लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं बन रहा है, तो क्या होगा आपका थैलोइड प्लांट। ठीक है, इसको कैलस से आप लोग, कैलस से रिजेंबल मत कीजिएगा। कैलस का फॉर्मेशन जब हम लोग कराते हैं इम्ब्रियो के बाद जब कैलस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो चीजें दूसरी होती हैं। यहाँ पे मैं एल्गी को समझा रहा हूँ, तो एल्गी में न लीफ पाई जाती है, न रूट पाया जाता है, न स्टेम पाया जाता है। ठीक है बच्चा लोग, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एल्गी, द वर्ड एल्गी हैज इट ओरिजिन फ्रॉम लैटिन। जो एल्गी है वो लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है जिसका मीन्स होता है सी वीड्स। ठीक है, द टर्म एल्गी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, द टर्म एल्गी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्लस लीनियस, कार्लस लीनियस इन 1753। 1753 में कार्लस लीनियस ने एल्गी वर्ड को यूज किया था। ठीक, मोस्ट ऑफ देम आर फोटो ऑटोट्रॉफिक। हमने बोला कि एल्गी क्या होते हैं कि वो मोस्ट ऑफ देम फोटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। यहाँ पे मिक्सोट्रॉफिक का मतलब समझिएगा, मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक होगा कि दे
मिक्सोट्रॉफिक का मतलब होगा sometime they obtain their their food material as autotrophic nature ऑटोट्रॉफिक नेचर। और जब ऑटोट्रॉफिक नेचर प्रेजेंट नहीं होता है तो दे कैन ऑब्टेन फूड मटेरियल फ्रॉम हेटेरोट्रॉफिक नेचर। ठीक है, अभी क्या हमने बोला कि मिक्सोट्रॉफ क्या है? मिक्सोट्रॉफ है कि एकदम सीधे सीधे एक लाइन में अगर समझें तो ऐसा एल्गी जो ऑटोट्रॉफिक नेचर का भी हो और हेटेरोट्रॉफिक का नेचर का भी हो उसे कहेंगे मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। चलिए आगे देखिए, एंड कैसे होते हैं मेजोट्रॉफिक क्या होता है? ऐसे एल्गी जो एक स्पेशल ऑर्गन के थ्रू किसी होस्ट में जाकर के सक करने की कैपेसिटी रखते हैं उनको कहते हैं मेजोट्रॉफिक। यहां लिखा भी है सकिंग थ्रू स्पेशल फीडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज माइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। और जो मैंने अभी माइकोलॉजी नाम लिया है वो है द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, तो फाइकोलॉजी क्या है? एल्गी की स्टडी को कहते हैं फाइकोलॉजी। अगर यहां माइको वर्ड आ गया, माइकोलॉजी वर्ड आ गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? फंजाई की स्टडी को हम कहेंगे माइकोलॉजी। ठीक है, या दूसरे वर्ड में भी कह सकते एल्गोलॉजी। यहां पे देखिए लिखा है एल्गोलॉजी। ठीक है, चलिए, जो यह एल्गोलॉजी के जो फादर हैं, इंडियन एल्गोलॉजी के जो फादर हैं, इंडियन फाइकोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं प्रोफेसर M.O.P. अयंगर। कौन है? तो प्रोफेसर M.O.P. अयंगर रिगार्ड एज द फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी अथवा एल्गोलॉजी ऑफ फाइकोलॉजी। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है मिस प्रिंट हुआ है। ये एल्गोलॉजी और होगा अथवा फाइकोलॉजी। तो इंडियन फाइकोलॉजी के फादर कौन है? तो M.O.P. अयंगर। ठीक है, M.O.P. अयंगर ने क्या डिस्कवर किया है? तो ही डिस्कवर्ड द टेरेस्ट्रियल एल्गी फ्रिसिएला ट्यूबरोसा। ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग,
ये टीजीटी पीजीटी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी हमने बताया अभी ये सब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो एमओपी आयंगर ने क्या किया था, फ्रिशियला ट्यूबरोसा का डिस्कवर किया था। चलिए अब हम देखते हैं इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां यह पाए जा रहे हैं, कौन, यह एल्गी, ठीक है। तो कह रहा है एल्गी आर मोस्टली एक्वाटिक। अपने हमने बोला भी था कि एल्गी कैसे होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। मोस्टली एक्वाटिक बट दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरी अवेलेबल इकोलॉजिकल हैबिट ऑन द अर्थ। हमने बोला कि जो एल्गी होते हैं वो मोस्ट ऑफ एल्गी कैसे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ एल्गी एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ यह हर जगह पे पाए जाते हैं जहां पर इकोलॉजिकल हैबिट पाया जाता है। अगर इस धरती पे कहीं इकोलॉजिकल हैबिट पाया जा रहा है तो वहां पर भी एल्गी पाए जाते हैं, या वो स्नोफॉल जहां पे हो रहा है वहां पे एल्गी भी पाए जा सकते हैं, या ज्यादा हॉट कंडीशन है, हॉट वाटर है, वहां भी एल्गी पाए जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है दे आर 10, इस प्रकार क्या होते हैं, यूबिक्यूटस होते हैं, यूबिक्यूटस होते हैं। अब यूबिक्यूटस मिस हो जाएगा कि यहाँ पर दे आर क्या होते हैं, दे आर कॉस्मोपोलिटन, ठीक है। दे आर कॉस्मोपोलिटन या यूबिक्यूटस होते हैं। इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यूबिक्यूटस मतलब हर जगह एक ही समय पर हर जगह पाया जाना ही क्या कहलाता है, यूबिक्यूटस कहलाता है, ठीक है। या कॉस्मोपोलिटन मतलब एक साथ कई जगहों पे पाया जाना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट दे आर फॉलोइंग टाइप। अभी हमने बोला भी था कि आपसे कि ये कैसे हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बियोटिक हो सकते हैं, और एल्गी एज अनयूजुअल हैबिट यानी कि स्पेशल हैबिट के भी हो सकते हैं, ठीक है। या अनयूजुअल हैबिट के भी हो सकते हैं, सिम्बियोटिक स्पेशल हैबिट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, सिम्बियोटिक और एल्गी विथ सम स्पेशल हैबिट या अनयूजुअल हैबिट, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नीट में और टीजीटी पीजीटी में, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग एक्वाटिक एल्गी, ठीक है। एक्वाटिक एल्गी मतलब जलीय एल्गी, ऐसे एल्गी जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ एल्गी आर एक्वाटिक, ठीक है, फाउंड इन फ्रेश वाटर। अब यहां पे जो फ्रेश वाटर आपका जो टर्म दिया हुआ है, जो फ्रेश वाटर का जो टर्म दिया है, यहां पे ये समझिएगा कि इन विच वाटर द salinity is very low, ठीक है। अगर सैलिनिटी बहुत ही कम है तो उसको हम फ्रेश वाटर कहेंगे, ठीक है। या सैलिनिटी जब अधिक है, हाई है, तो उसको हम मराइन वाटर कहेंगे। यहाँ पे मराइन एनवायरनमेंट यानी कि मराइन वाटर क्या होगा, सी वाटर क्या होगा, जब उसमें सैलिनिटी अधिक होगा तो उसको सी वाटर या मराइन वाटर कहेंगे। और जब सैलिनिटी वेरी लो होगा, बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा, तो उसे कहेंगे हम फ्रेश वाटर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नाली का पानी, पड़ोहा का पानी या पोखरा का पानी, ये सब पानी, सारे पानी क्या होंगे, फ्रेश वाटर कहलाएंगे। बिकॉज
दिस टाइप ऑफ वाटर हैव लो सैलिनिटी, नमक की मात्रा बहुत ही कम होती है या ना के बराबर होती है। ठीक है बच्चा लोग, समझिए, ठीक ना। यहां देखिए लिखा है झील का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी, ठीक है, टैंक डिच है, टैंक है, स्ट्रीम वाटर है, ये सब क्या है, सब फ्रेश वाटर है। और हमारे गांव में एक होता है पड़ोहा का पानी, तो वो भी क्या है, फ्रेश वाटर है। हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेश वाटर में और पॉल्यूटेड वाटर में। तो पॉल्यूटेड वाटर अलग होता है, फ्रेश वाटर वो फ्रेश वाटर कैटेगरी में आएगा बिकॉज की सैलिनिटी उसका लो है। अब वो पॉल्यूटेड वाटर कहा जाएगा क्योंकि उसमें अनवांटेड पार्टिकल्स जो नहीं होने चाहिए वो अधिक है, इसलिए उसको हम कहेंगे पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूशन का डिफिनेशन ही होता है कि इन विच एरिया द अनवांटेड पार्टिकल्स आर इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूटेड या पॉल्यूटेड एरिया। मतलब किसी एरिया, किसी फील्ड, किसी की बात कर लो, यानी कि मतलब सॉइल की बात कर लो, वाटर की बात कर लो, एयर की बात कर लो। तो जब एयर में आवश्यकता से अधिक अनवांटेड पार्टिकल, जिन जो पार्टिकल की आवश्यकता है नहीं, अगर वैसे पार्टिकल अधिक हो जा रहे हैं तो वहां पे क्या है, तो वो पॉल्यूटेड, वो पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन हो रहा है या पॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब देख लीजिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर टेरेस्ट्रियल पे है तो 0.03% होता है भाई टेरेस्ट्रियल में, यानी कि यहाँ इस इन्वायरमेंट में एक्वाटिक को छोड़ करके यहाँ टेरेस्ट्रियल में क्या होता है 0.03% होता है, लेकिन एक्वाटिक में कैसा होता है 0.3% होता है। ठीक है, अब 0.03% से जब एवब इसका अमाउंट होगा, जब एवब अमाउंट होगा तब ये पॉल्यूटेड के कैटेगरी में आएगा, पॉल्यूशन कैटेगरी में आएगा, अन्यथा यह पॉल्यूशन कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बेंथोफाइट। बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बेंथोफाइट। बच्चा लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। ये क्या होता है, जो जमीन यानी सॉरी किसी रिवर के, किसी लेक के, किसी पॉन्ड के जो बॉटम पे एल्गी पाए जा रहे हैं उनको कहते हैं बेंथोफाइट। ठीक है, या बेंथोस या बेंथिक एल्गी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अथवा इट में बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। अगर वाटर बॉडी के सरफेस पे पाए जा रहे हैं तो उनको कहते हैं भैया फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहेंगे, फाइटोप्लैंक्टन। अब जान जाइएगा कि फाइटोप्लैंक्टन और बेंथोफाइट क्या है। तो बेंथोफाइट जब एल्गी बॉटम पे पाई जाएगी तो बेंथोफाइट कहेंगे। बी फॉर बॉटम, बी फॉर बेंथोस, बी फॉर बॉटम, बी फॉर बेंथोस, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और जब अपर सरफेस पे पाए जाएंगे, अपर सरफेस पाए जाएंगे यानी कि सरफेस ऑफ वाटर पाए जाएंगे तो उनको कहेंगे फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन एल्गी आर कॉल्ड, फाइटोप्लैंक्टन एल्गी आर कॉल्ड, फाइटोप्लैंक्टन को क्या कह सकते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन एल्गी आर कॉल्ड यूप्लैंक्टन। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी करके पूछता है। यूप्लैंक्टन का एग्जांपल क्या होगा, जो सरफेस पे पाया जाएगा, ये क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, कस्मेरियम, सेनेडस्मस। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है कैसे, फाइटोप्लैंक्टन है या यूप्लैंक्टन है। अच्छा, यहाँ पे एक जीनस दिया है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास याद रहे आपको कि क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है, तो ये होता भैया मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है, ये नोट कर लीजिए कॉपी में। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है, तो मिक्सोट्रॉफ होता है। और मिक्सोट्रॉफ का मैंने डिफिनेशन बताया कि दे कैन ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम बोथ ऑफ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन मतलब हेटरोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक दोनों मोड से अगर आप भोजन ले रहे हैं तो उसे कहेंगे मिक्सोट्रॉफ। और जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो मिक्सोट्रॉफ होता है भाई साहब, यह मिक्सोट्रॉफ होता है। ठीक है, अभी ये बेंथोस क्यों कहा जा रहा है, क्यों फाइटोप्लैंक्टन कहा जा रहा है, क्योंकि इसके यानी कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक आई स्पॉट होता है। आई स्पॉट होता है, वो आई स्पॉट वो सेंस होता है, वो सेंस ऑर्गन होता है, या यूं कहें कि वो क्लेमाइडोमोनास का आंख होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश, जब सनलाइट ऊपर सरफेस पे पड़ती है तो यह अगर नीचे बैठा रहेगा यानी कि ये डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म अपना भोजन ले रहा होता है रात में जब लाइट नहीं होता है तब, और जब उसके बाद से जब लाइट आना स्टार्ट हो जाता है तो यह इंडिकेट करता है कि भैया आप ऊपर चलो, अपना भोजन हम ऊपर से भी बनाते रहेंगे, इन लोगों पे हमको निर्भर नहीं होना है। तो यह ऊपर आ जाता है, किसके, वाटर सरफेस पे आ जाता है और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाने लगता है। ठीक है, तो आगे देखिए, इफ दे आर फ्री फ्लोटिंग, अगर वो फ्री फ्लोटिंग है मतलब किसी सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं है तो द बिगिनिंग आर एज थाइकोप्लैंक्टन, अगर वो फ्री फ्लोटिंग है मतलब किसी सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं है तो उनको क्या कह सकते हैं, थाइकोप्लैंक्टन। और ऐसे थाइकोप्लैंक्टन कौन होते हैं, क्लैडोफोरा, ओडोगोनियम, जिग्निमा, ये सब कैसे होते हैं, थाइकोप्लैंक्टन होते हैं। अगर इफ अटैच इन द बिगिनिंग बट लेटर गॉट डिटैच, अगर वह शुरू में क्या होते हैं, यहां पे देखिए ये कैसे थे, शुरू में फ्लोटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग एज द थाइकोप्लैंक्टन, मतलब यह शुरू से ही क्या होते हैं, वो फ्लोटिंग करते हैं, तैरते रहते हैं, मतलब किसी सबस्टेशन से अटैच नहीं होते हैं, उनको कहते हैं थाइकोप्लैंक्टन। और जो इफ दे अटैच इन द बिगिनिंग, मतलब शुरुआती दौर में क्या होंगे, अटैच होंगे, बट लेटर गॉट डिटैच, और बाद में जब वो यंग हो जाएंगे तो डिटैच हो जाते हैं, ऐसे को कहते हैं हम लोग फ्री फ्लोटिंग। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग। चलिए, समटाइम प्लैंक्टोनिक एल्गी शो एक्सटेंसिव ग्रोथ इन द वाटर बॉडी एंड इम्पार्ट ग्रीनिश कलर टू वाटर, मतलब ज्यादा किसी एरिया में, अगर किसी एरिया में एल्गी का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है तो ऐसे एरिया को कहेंगे वाटर ब्लूम। भाई वाटर की बात चल रही है यहाँ पे, एल्गी एज एक्वाटिक की बात चल रही है, एक्वाटिक हैबिट की बात चल रही है। तो अगर किसी एक्वाटिक हैबिट में किसी एक पर्टिकुलर एल्गी का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, वाटर ब्लूम का फॉर्मेशन होगा अथवा एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां से भी देखिए क्वेश्चन पूछा था, वाटर ब्लूम किसे कहते हैं या एल्गल ब्लूम किसे कहते हैं, तो किसी एक एरिया में जब एल्गी का एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगता है तो उसे कहेंगे एल्गल ब्लूम या वाटर ब्लूम। जैसे क्या बनाता है, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, सिंडेजमस, माइक्रोसिस्टिस, ये सब क्या बनाते हैं, वाटर ब्लूम बनाते हैं। अब देखिए फ्रेश वाटर फॉर्म के एग्जांपल कैसे हैं, वालवाक्स, हाइड्रोडिक्टियन, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ग्रो इन स्टैग्नेंट वाटर, मतलब ये कैसे ग्रो होते हैं, ये ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर। जबकि क्लैडोफोरा, ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, ये सब क्या होते हैं, प्रीफर टू ग्रो इन स्लो रनिंग वाटर, धीरे धीरे पानी जहां स्लो बह रही है, ऐसा नहीं नदी में नहीं, नदी तो बहुत तेज धारा मारता है ना, नदी में बहुत तेज धारा, जहां पे स्लो रनिंग वाटर हो रहा होता है वहां पे यह पाए जाते हैं। ठीक है, और एल्गी ग्रो इन रनिंग वाटर इज कॉल्ड लोटिक एल्गी, यह नोट कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। ऐसी एल्गी जो रनिंग वाटर में पाई जा रही है उसे कहते हैं लोटिक एल्गी। और लोटिक एल्गी रनिंग वाटर, और स्टैग्नेंट यानी ठहरे हुए पानी में जो पाए जाएंगे उनको कहेंगे लेंटिक एल्गी।
देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोटिक एल्गी क्या होता है, तो रनिंग वाटर में पाए जाने वाले एल्गी को कहते हैं लोटिक एल्गी, और स्टेगनेंट वाटर में पाए जाने, ठहरे हुए पानी में पाए जाने वाले को कहते हैं लेंटिक एल्गी। ठीक है, कुछ सम जो मराइन एल्गी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, केप कहते हैं। क्या कहते हैं, केप कहते हैं। में रीच अप टू, ये हो सकते हैं 70 मीटर तक हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है माइक्रोसिस्टिस पायरिफेरा। ठीक है, माइक्रोसिस्टिस पायरिफेरा। तो यह जो रहा आपका एक्वाटिक एल्गी रहा। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही।